जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपने कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 19 मार्च। 19 मार्च की हिस्ट्री हम एक बार देख लेते हैं। वैसे तो इतिहास में आज के दिन बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं जो कि हमें इम्पॉर्टेंट लगता है। देखते हैं पहला पॉइंट। तो 1972 को भारत बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक संधि हुई थी, यानी कि 19 मार्च 1972 को भारत बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक संधि हुई थी। दूसरा है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार आज के दिन ही प्रधानमंत्री बने थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 19 मार्च 1998 में ही अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। तो ये तो थी आज की हिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो आप जो भी मैं बोलती हूँ इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और इसको डेली पढ़ने से फ्रेंड्स इसका एक ही बेनिफिट होगा कि आपका जो जीके है ना, आपका जनरल नॉलेज है, काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए मैंने ये एक दो पॉइंट्स अभी हमारे होम साइंस की सीरीज में स्टार्ट किया। आगे आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो मैं इसको और भी बढ़ाऊंगी, एक अलग से क्लास में लाऊंगी करंट अफेयर्स की या फिर ये जनरल नॉलेज की। प्लीज़ आप लोग बताइए कि मुझे करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए लानी चाहिए कि नहीं। अपनी राय हमें अवश्य दीजिए। चलते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ। देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारा किशोरावस्था। और किशोरावस्था यानी कि 12 से 18 वर्ष के बच्चे का संतुलित आहार हम आज की क्लास में देखेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, इससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के पास ये वीडियो को अवश्य पहुँचाइए, ताकि वो भी हमारी सीरीज का हिस्सा बन सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई, जो कि बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू चल रही है। और हाँ, क्लास 6 से 12 तक की जो पढ़ाई हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, इतने डिटेल में कर रहे हैं ना, इसका एक ही उद्देश्य है कि आप एक बार होम साइंस को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट हर एक टॉपिक को कवर कीजिए, जिससे कि होम साइंस से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रह जाए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी क्लास के लर्नर्स है, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और इस सीरीज़ में फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 to 8 कंप्लीट हो गया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को देख लिया है तो आपको पता ही होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को वॉच आउट करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा हमने बोला कि हम करने वाले हैं किशोरावस्था, आज हम पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स 12 से 18 वर्ष में बच्चे का संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, ये हम देखेंगे। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट हमारा चैप्टर 14 स्टार्ट किया था, संतुलित आहार, इट मीन्स बैलेंस डाइट, जिसमें हमने संतुलित आहार का अर्थ देखा था, संतुलित आहार की आवश्यकता देखी थी कि संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। सपोज ऊर्जा प्राप्ति हेतु, शरीर के निर्माण हेतु, शारीरिक क्रियाओं के सफल तथा सुरक्षात्मक संचालन हेतु, यानी कि इन सभी कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। संतुलित आहार के निर्धारक कारक देखे थे, जिसमें हमने आयु देखा था, प्रौढ़ावस्था देखा था, वृद्धावस्था देखा था। दूसरा पॉइंट कवर किया था, आयु में हमने क्या क्या देखा था? बच्चों की आयु देखी थी। प्रौढ़ावस्था में किस तरह से बैलेंस डाइट होना चाहिए उसमें, उसके बारे में देखा था। वृद्धावस्था के बारे में देखा था। ये तो हमने आयु में हमने 3 पॉइंट कवर किए थे। दूसरा पॉइंट हमने कवर किया था शरीर का आकार। तीसरा देखा था लिंग भेद। चौथा शारीरिक श्रम। पांचवा व्यक्ति का स्वास्थ्य। और इसी के साथ ही साथ हमने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस के लिए भी कुछ हमने क्वेश्चंस आपको दिए थे। आई होप आपने इनको सॉल्व किए होंगे। और कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए थे, एक बार देख लेते हैं। तो हमने संतुलित आहार के नियोजन के लिए विभिन्न आहार समूह देखे थे, जिसमें हमने आहार प्रथम समूह देखा था, विटामिन ए, सी, लोहा एवं राइबोफ्लोविन ये कहाँ से पाए जाते हैं और किन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक्स हमने कवर किए थे। विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, जिसमें हमने सहसवा अवस्था में संतुलित आहार देखा। सहसवा अवस्था मीन्स 1 से लेकर के जन्म से लेके 1 साल के बच्चा, याद रखिएगा। सहसवा अवस्था इट मीन्स जन्म से लेकर के
1 साल के बच्चे की एज को ही हम शैशवावस्था कहते हैं। और उसके हमने ये भी देखा था ये सारणी के माध्यम से कि संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर 6 माह तक के बच्चे को कितनी कैलोरी चाहिए, 120 कैलोरी चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, 2 ग्राम चाहिए है प्रति किलोग्राम, कैल्शियम कितनी चाहिए, तो 0.5 से लेकर 0.6 ग्राम कैल्शियम चाहिए। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हमने देखा था किसके लिए, शैशवावस्था के बच्चे के लिए, यानी कि जन्म से लेकर 1 साल तक का। फिर हमने बाल्यावस्था देखा था। बाल्यावस्था में 1 से लेकर 12 साल तक के बच्चे आते हैं, यानी कि एज कहलाती है, जिसको हमने 2 पार्ट में कवर किया था। एक कौन सा, पहला 1 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे का आहार देखा था हमने, ये देखिए। फिर हमने 5 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे का आहार देखा था। और ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था, जो कि आपको स्टार मार्क करने के लिए भी बताया था कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार बाल्यावस्था में बच्चों को प्रतिदिन 15,000 से लेकर 1500, सॉरी फ्रेंड्स 15,000 नहीं है, 1500 से लेकर 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हमने देखा था। आज हम करने वाले हैं किशोरावस्था, इट मीन्स 12 से लेकर 18 वर्ष में संतुलित आहार कैसा बच्चे का होना चाहिए, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं, इस उम्र में किशोरों का शारीरिक विकास एवं वृद्धि तेजी से होता है तथा किशोरों में आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों के शारीरिक संगठन एवं रचना में बदलाव आ जाता है तथा इनके पोषक तत्वों की आवश्यकता मात्रा के अनुपात में भी अंतर आ जाता है। किशोरियों को इस अवस्था में लड़कों की अपेक्षा कम मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किस एज में, 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु में, क्योंकि किशोरियों की लंबाई तथा भार किशोरों की अपेक्षा कम होता है। किशोरियों को इस अवस्था में प्रोटीन, विटामिन C, D, B, लौह खनिज एवं कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की उचित मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। तो ये हमने देखा किसका, किशोरियों के बारे में। अब किशोरावस्था में आवश्यक पोषक तत्व लड़के और लड़कियों का देख लेते हैं। तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो किशोरावस्था में बच्चों को मिलना चाहिए, कैलोरी, प्रोटीन और लोहा मीन्स आयरन। अब लड़के में देख लेते हैं, तो लड़के में कैलोरी कितना होना चाहिए, 13 से 15, ध्यान रखिएगा एज, 13 से 15 वर्ष अभी हम कवर कर रहे हैं। तो 13 से 15 वर्ष के लड़के को कैलोरी कितनी होनी चाहिए, 3000, और लड़कियों की कैलोरी 2200, और प्रोटीन 50 ग्राम और लड़कियों को भी 50 ग्राम, लोहा 25 कैलोरी, लोहा कितना चाहिए 25, और लड़कियों को 35। अब देख लेते हैं 16 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए कैलोरी, प्रोटीन और लोहा। तो लड़के के लिए कितनी कैलोरी, उतनी ही चाहिए जितनी कि 13 से 15 वर्ष में चाहिए थी, यानी कि 3000, और लड़कियों को भी 2200 कैलोरी 16 से लेकर 18 वर्ष की आयु में भी चाहिए। प्रोटीन लड़के का कितना चाहिए, 60 ग्राम, और लड़कियों को 50 ग्राम। लोहा लड़के को 25 ग्राम और लड़कियों को 35 ग्राम। तो ये तो हमने देख लिया किशोरावस्था में आवश्यक पोषक तत्व, इनके बारे में जाना। अब हम जाते हैं प्रौढ़ावस्था में संतुलित आहार देखते हैं। किशोरावस्था एवं वृद्धावस्था के मध्य के काल को ही प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। इस काल में शारीरिक वृद्धि लगभग कम हो जाती है तथा शरीर की कोशिकाएं भी अधिक टूट फूट नहीं होती। इस काल में आहार का मुख्य उद्देश्य शरीर को सामान्य रख रखाव तथा उससे ऊर्जा प्रदान करना होता है। प्रौढ़ावस्था में स्त्री और पुरुष के संतुलित आहार में अनाज, दूध, सब्जियों, दालों, फलों का होना आवश्यक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रौढ़ व्यक्तियों की क्रियाशीलता को 3, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्गों, कम क्रियाशील वर्ग, मध्य क्रियाशील वर्ग तथा अत्यधिक क्रियाशील वर्ग में विभाजित किया है। तो कितने वर्गों में विभाजित किया, 3, कौन कौन से, कम क्रियाशील, मध्य क्रियाशील एवं अत्यधिक क्रियाशील वर्ग में विभाजित किया है। तो किसने किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। विभाजित करके इनके लिए आवश्यक ऊर्जा की दैनिक मात्रा को निर्धारित किया, जिसे निम्नलिखित तालिका से समझा जा सकता है। कम क्रियाशील, याद रखिएगा, प्रौढ़ पुरुष जो होता है उसका वजन कितना है, 55 किलोग्राम। अगर 55 kg का कोई पुरुष है, वो प्रौढ़ है, तो कम क्रियाशील है। साथ ही साथ ध्यान रखिए, कम क्रियाशील मतलब एक्टिव ज़्यादा नहीं है, फिजिकल वर्क बहुत कम ही करता है, तो उसी को बोलते हैं कम क्रियाशील। तो उसको
2400 क्या चाहिए, कैलोरी चाहिए। कितने कैलोरी चाहिए एवरीडे, तो 2400। मध्यम क्रियाशील है यानी कि थोड़ा बहुत काम कर लेता है, तो 2200 कैलोरी पर डे उसको चाहिए। और बहुत ज़्यादा काम करने वाला है तो 3900 कैलोरी पर डे यानी कि दैनिक रूप में उसको चाहिए। हमने किसके बारे में देखा, प्रौढ़ पुरुष के बारे में देखा। प्रौढ़ स्त्री देख लेते हैं, उसका भी वजन सेम ही है। देखिए 55 केजी पुरुष का भी और 55 केजी स्त्री का भी। तो देख लेते हैं, कम क्रियाशील स्त्री को कितना कैलोरी चाहिए, तो 1900 कैलोरी पर डे चाहिए। मध्यम क्रियाशील स्त्री को 2200 कैलोरी पर डे चाहिए। और बहुत ज़्यादा काम करने वाली है कोई स्त्री तो 3000 कैलोरी पर डे उसको ऊर्जा चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, प्रौढ़ावस्था में संतुलित आहार के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारी जो अवस्था आती है, वृद्धावस्था में संतुलित आहार देख लेते हैं। सामान्यतः 45 वर्ष की आयु के पश्चात वृद्धावस्था के आगमन की शुरुआत हो जाती है। इस आयु में व्यक्ति पूर्ण रूप से वृद्ध नहीं होते हैं, परंतु वे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वृद्धावस्था में एक वृद्ध व्यक्ति के संतुलित आहार में दूध, अनाज, दालें, सब्जियां, फलों का समावेशन होना अति आवश्यक है। वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है। देख लेते हैं पोषक तत्व वृद्ध पुरुष और वृद्ध महिला का कैसे होना चाहिए। कैलोरी किलोग्राम, यानी कि अगर 55 केजी का पुरुष है या वो वृद्ध है तो कितना कैलोरी चाहिए, तो 2100 ग्राम उसको कैलोरी चाहिए। प्रोटीन प्रोटीन देख लेते हैं, वृद्ध पुरुष का 55 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। कैल्शियम 0.5 ग्राम चाहिए। आयरन 20 मिलीग्राम चाहिए। किसको, वृद्ध पुरुष को, अगर उसका वजन 55 केजी है। अब वृद्ध महिला देख लेते हैं तो कितने किलो कैलोरी चाहिए उसको पर डे, तो 1700 किलो कैलोरी वृद्ध महिला को चाहिए। प्रोटीन 45 ग्राम चाहिए, कैल्शियम 0.5 चाहिए और आयरन कितना चाहिए, तो 30 मिलीग्राम उसको पर डे आयरन चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया किसका चार्ट, हमने देखा वृद्धावस्था में संतुलित आहार किसका, वृद्ध पुरुष का और वृद्ध महिला का। अब देख लेते हैं गर्भावस्था तथा स्तनपान काल में संतुलित आहार के बारे में देखते हैं। गर्भवती स्त्री का गर्भस्थ शिशु भी विकास एवं वृद्धि के लिए सभी पोषक तत्व माँ के शरीर से ही ग्रहण करता है। इस अवस्था में स्त्रियों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होने के कारण स्त्रियों को सामान्य से अधिक पोषक तत्व एवं भिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिला के आहार में दूध तथा फल का होना अति आवश्यक है। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व देखते हैं कौन कौन सा। एक ऊर्जा, दूसरा प्रोटीन, कैल्शियम, चौथा आयरन और पांचवा विटामिन, यानी कि ये सभी मिलना चाहिए किसको, जो स्त्री गर्भवती है और साथ ही साथ स्तनपान भी जो स्त्री करा रही है उन सभी को इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक बार देख लेते हैं ऊर्जा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन लगभग 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि हमने देखा कि एक महिला को कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए, उससे भी 3 से कैलोरी ज़्यादा उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली महिला के लिए प्रतिदिन सामान्य से 700 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, जो महिला गर्भावस्था में है यानी कि जो प्रेग्नेंट है उसको नॉर्मल कैलोरी से 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए, और जो स्त्री स्तनपान यानी कि बच्चे को दूध पिला रही है उसको सामान्य से 700 कैलोरी अधिक ऊर्जा लेने की आवश्यकता होती है। दूसरा देख लेते हैं प्रोटीन। गर्भवती महिला को प्रतिदिन सामान्य से लगभग 10 ग्राम अधिक प्रोटीन ग्रहण करना आवश्यक है। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन सामान्य से लगभग 20 ग्राम अधिक प्रोटीन आहार में लेना चाहिए। पॉइंट 3, कैल्शियम। गर्भवती महिला को आहार में प्रतिदिन सामान्य से लगभग 500 मिलीग्राम अधिक कैल्शियम आहार में लेना चाहिए। कितना, 500 मिलीग्राम अधिक कैल्शियम लेना चाहिए किसको, गर्भवती महिला को। जबकि स्तनपान कराने वाली महिला को लगभग इतनी ही मात्रा में कैल्शियम लेना आवश्यक है। पॉइंट 4 है आयरन। एक गर्भवती महिला के आहार में प्रतिदिन लगभग 10 से 15 मिलीग्राम अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। पॉइंट 5 विटामिन। एक गर्भवती महिला को विटामिन की आवश्यकता होती है। इन विटामिनों में प्रमुख है थायमीन एवं राइबोफ्लोविन। 0.2 मिलीग्राम अधिक मात्रा में
टिनिक एसिड 0.3 मिलीग्राम मात्रा में इत्यादि। फॉलिक एसिड तथा विटामिन बी भी अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए। महिलाओं को एस्कॉर्बिक एसिड प्रतिदिन लगभग 50 मिलीग्राम मात्रा में दिया जाना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, गर्भावस्था तथा स्तनपान काल में संतुलित आहार कैसा होना चाहिए उनके बारे में हमने देख लिया। अब इन्हीं से रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आई होप आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन 1 कहता है बाल्यावस्था में एक बच्चे के संतुलित आहार में क्या होना आवश्यक है। क्वेश्चन 2 कहता है प्रौढ़ावस्था में व्यक्तियों में आहार का मुख्य कार्य क्या होता है। क्वेश्चन 3 कहता है वृद्धावस्था में ग्रहण किए जाने वाले आहार में किन तत्वों का सम्मिश्रण होना आवश्यक है। क्वेश्चन 4 कहता है गर्भावस्था तथा स्तनपान काल के दौरान महिलाओं को कौन से आहार आवश्यक हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इनको सॉल्व करिएगा एज ए होमवर्क के रूप में। चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुपोषण, इट मीन्स माल न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है, हमने क्लास 6 to 8 तक की जितनी भी पढ़ाई की है उनमें हर एक क्लास में, क्लास 6 में भी, 7th में भी, 8th में भी फ्रेंड्स, सब में हमने माल न्यूट्रिशन इट मीन्स कुपोषण के बारे में पढ़ा है। अभी हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, आपको जिन्होंने देखी है उन क्लासेस को, आप सभी को एक बार रिवाइज हो जाएगा और याद भी आएगा कि हाँ हमने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से। देखते हैं एक बार फिर से, कुछ इसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। कुपोषण की अवस्था का कारण आवश्यकता से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करना या पोषक तत्वों की उचित मात्रा के अनुसार आहार ना मिल पाना होता है। दूसरे शब्दों में आहार का असंतुलित होना ही कुपोषण की स्थिति को जन्म देता है। यानी कि आप इतना भी ना खा लीजिए कि जितनी आवश्यकता से अधिक खाएंगे तो भी कुपोषण की श्रेणी में आएंगे, और आवश्यकता से कम खाएंगे तो भी आप कुपोषण की श्रेणी में आएंगे। यानी कि आपको प्रोटीन की जितनी आवश्यकता उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा लेंगे तो भी आपको कुपोषण हो सकता है, और उससे कम भी लेंगे तो आपको कुपोषण हो सकता है। आई होप आपको ये कुपोषण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। दूसरे शब्दों में आहार का असंतुलित होना ही कुपोषण की स्थिति को जन्म देता है। कुपोषण का शारीरिक स्वास्थ्य, वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं कुपोषण के कारण? तो स्कर्वी, रतौंधी, बेरी, हृदय रोग, गाइटर इत्यादि। यानी कि ये सारे ही रोग हो सकते हैं किसके कारण? तो कुपोषण के कारण। और कुपोषण मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया। कुपोषण के लक्षण: शरीर की वृद्धि रुकना। नंबर 2, झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा होना। पॉइंट 3 है बाल रूखे और चमक रहित होना। पॉइंट 4 है शरीर का वजन कम होना तथा कमजोरी आना। पॉइंट 5 नींद तथा पाचन क्रिया का गड़बड़ होना। पॉइंट 6 कहता है हाथ पैर पतले और पेट बढ़ना। अक्सर बच्चों में, यानी कि बच्चों में ये चीज़ें देखी जाती है कि हाथ पैर पतले होते हैं और पेट उनका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? वो कुपोषण के शिकार होते हैं। अब हम कुछ कुपोषण के कारण देख लेते हैं। कुपोषण के कारण में जो हमारा पहला पॉइंट है वह है पोषक तत्वों की अपर्याप्तता। यानी कि जितने पोषक तत्व हमें जितनी मात्रा मिलना चाहिए उतनी मात्रा में हमें नहीं मिल पाते, तो हमें पोषक तत्वों की अपर्याप्त मात्रा के कारण कुपोषण हो जाता है। देखते हैं, भारत में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण पर्याप्त मात्रा में दूध, अंडे, मांस, सब्जियां, दालें एवं अनाज उपलब्ध नहीं हो पाते। इस कारण कुपोषण में वृद्धि होती है। दूसरा है आर्थिक स्थिति का निम्न होना। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उसकी क्रय शक्ति में कमी होती है। इस कारण समुचित मात्रा में पोषक खाद्य सामग्री उपलब्ध होने पर भी वे उसे खरीद नहीं पाते। इस प्रकार उनका जीवन अभावग्रस्त रहता है तथा वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। पॉइंट 3 है आहार संबंधी विशिष्ट आदतें। भारत में कुछ धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग किसी भी स्थिति में मांस, मछली, अंडा इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं, परिणाम स्वरूप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। पॉइंट 4 है गरिष्ठ भोजन का सेवन। गरिष्ठ भोजन तात्पर्य तत्व तला भुना तथा वसा युक्त भोजन है। इस प्रकार के भोजन का ठीक से पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर को संतुलित भोजन के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को पोषण का शिकार हो जाता है। पॉइंट 5 है समुचित ज्ञान का अभाव। एक संतुलित आहार के लिए सभी अनिवार्य तत्व उचित अनुपात एवं मात्रा में होने चाहिए। आहार से संबंधित समुचित ज्ञान के अभाव के कारण खाद्य सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, कुपोषण के कारण हमने देखे। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे कुपोषण से बचाव के क्या उपाय के बारे में हम करेंगे, क्योंकि आज की क्लास को यहीं तक करते हैं।
आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों। फिर भी फ्रेंड्स मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है ना, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आपसे हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपका हर डाउट का सलूशन देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।